वेलकम टू सैन विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, जिसके अंदर हम फर्स्ट मॉड्यूल का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिसर्च अप्रोचेस। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का ही मानिए एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। इतना मुश्किल नहीं है। जब हम इसके बारे में कंटेंट्स पढ़ते हैं बुक के अंदर, जो भी बुक आपके पास में होगी, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे कुछ टॉपिक्स के साथ में मिलता जुलता लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं बुक के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मिलते हैं। स्टूडेंट्स उसको देखकर ही जो है बुक बंद करने की सोचते हैं कि क्या लिखा है पता नहीं, जबकि एक्चुअल में वो लगभग इतना सही है। और यही मेन चीज़ आपको समझने के लिए इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये भी समझ लेते हो तो बुक के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सिर्फ एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई बुक है और उसमें आप ये देखते हैं कि सर जो बता रहे हैं वो तो उस बुक में है ही नहीं, बल्कि सिर्फ आधा ही है, आधा नहीं है, तो आपने कौन सी बुक ले रखी है उस पर डिपेंड करता है। बुक सारी अच्छी हैं, कोई सी बुक आप लीजिए। तो रिसर्च अप्रोचेस ये थोड़ा सा एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, और ये मास्टर कोर्स और पीएचडी लेवल तक भी जो है काम में आता है। तो एलएलबी लेवल के हिसाब से आपके पास जो बुक होगी उसमें शायद उतना ही दिया होगा, लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो ओवरऑल रिसर्च अप्रोच को कवर कर रहा है। तो आप इसलिए ये मत सोचना कि सर ने जो बताया है वो बुक में है ही नहीं, ठीक है। नहीं है तो भी जो दूसरी बुक्स होंगी आप वहाँ पढ़ोगे, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बुक से सारा मटेरियल आपको मिल जाए जरूरी नहीं है, मैं आपको सारा यहाँ एक साथ बता रहा हूँ। देखिए, रिसर्च अप्रोच यानी कि कोई भी रिसर्च जब आप करोगे तो वो किस तरह से करोगे। रिसर्च डिजाइन के अंदर भी यही बात होती है कि रिसर्च किस तरह से की जाएगी। प्लानिंग वहां भी होती है, प्लानिंग यहां भी होती है, लेकिन रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन के अंदर कुछ फर्क होता है। तो पहले तो हम रिसर्च अप्रोच की बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। जो मैंने यहां मीनिंग लिखा है यही मीनिंग रिसर्च अप्रोच का है, एकदम सिंपल सा, साफ साफ। पहले मैं पढ़ देता हूं लिखा क्या है। प्लान ऑफ प्रोसीजर, प्लान ऑफ प्रोसीजर कि प्रोसीजर का प्लान क्या होगा, किस रिगार्डिंग। कंप्लीट रिसर्च, मैंने कहा कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिसर्च डिजाइन में थोड़ा सा फर्क आएगा। कंप्लीट रिसर्च, ऑल स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स या टेक्निक्स, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स आप यूज करोगे, उन सब का जो प्रोसीजर रहेगा, उस प्रोसीजर की प्लानिंग वो रिसर्च अप्रोच में आती है। या फिर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालाइजिंग। तो इन सब के प्रोसीजर जो हम फॉलो करेंगे, उस प्रोसीजर की प्लानिंग हम पहले तय करते हैं किसी भी रिसर्च को करने से पहले। इसका मतलब हम हमारी रिसर्च अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि हम रिसर्च के अंदर कौन कौन से मेथड्स अपनाएंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज में लेंगे। तो उसका एक प्रोसीजर तो होगा, ऐसे तो नहीं है कि हम रैंडमली कर लेंगे। एक प्रोसीजर होता है हर चीज का, ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च मींस ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। ये हमने मीनिंग में क्लियर कर लिया था। सो देयर मस्ट बी एवरीथिंग इन स्टेप बाय स्टेप। सो रिसर्च अप्रोच जो है उसके अंदर उस प्रोसीजर का प्लानिंग किया जाता है, दैट इज रिसर्च अप्रोच। तो सर रिसर्च डिजाइन में भी तो वही होता है, ये एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है। देखो, रिसर्च डिजाइन थोड़ी सी हटकर है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, और इतना डिफरेंस दोनों को अलग करने के लिए काफी है। रिसर्च डिजाइन में क्या है, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि ओवरऑल रिसर्च की ही डिजाइन तैयार की जाए। डिजाइन मतलब वही, उसकी एक आउटलाइन तैयार की जाए, जरूरी नहीं है। आपके रिसर्च के अंदर मान लीजिए कि आपने रिसर्च को अलग अलग स्टेप्स में बांट दिया। मान लेते हैं आपने उसके 10 टुकड़े कर दिए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करते करते स्टेप 10 तक आपको फॉलो करना है। प्रोसीजर रहेगा आपका, इसको आपको फॉलो करना है इस तरीके से। तो हर एक जो तरीका आपने तय किया है वो तरीका आपका रिसर्च डिजाइन कहलाता है। अभी जब मैं रिसर्च डिजाइन बता रहा हूं तो रिसर्च अप्रोच को एक बार छोड़ो,
रिसर्च डिजाइन, मैंने कहा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी रिसर्च को, ओवरऑल रिसर्च को 10 स्टेप्स में बांटा है, तो हर एक स्टेप के लिए जो कुछ भी आप डिजाइन तैयार करोगे, जो कुछ भी आप प्रोसीजर तैयार करोगे कि आपको वो कैसे कैसे करना है, वो आपकी रिसर्च डिजाइन कहलाएगी। आपने इसको 10 टुकड़ों में बांटा है, ये आपकी रिसर्च डिजाइन है। हर एक स्टेप के ऊपर क्या क्या करोगे आप, वो आपकी रिसर्च डिजाइन है। अभी करना स्टार्ट नहीं किया, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, दैट इज रिसर्च डिजाइन। ठीक है। और रिसर्च अप्रोच, पहली बात तो कंप्लीट रिसर्च की ही होगी। रिसर्च डिजाइन जो है वो कंप्लीट रिसर्च की भी हो सकती है, और हर एक उसके छोटे छोटे टुकड़े की भी अपने लेवल पर एक डिजाइन हो सकती है। ठीक है। जैसे कि मैं क्या बात करूं, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इसकी बॉडी होती है, इसकी बैटरी भी होती है, इसका कवर भी होता है। ठीक है। सभी इसके पार्ट्स हैं। अगर बैटरी को किस तरह से बनाना है ये मैं तय करूं, तो वो बैटरी को बनाने की डिजाइन मैं तैयार कर रहा हूं कि बैटरी को ऐसे ऐसे बनाना है, दैट इज प्लानिंग। इसकी बॉडी क्या रहेगी, चौकोर रहेगी या ट्रायंगल में रहेगी, वो इसकी बॉडी की डिजाइन है। कवर कैसा रहेगा, तो बॉडी के अकॉर्डिंग रहेगा, या कोई और चीज। कहने का मतलब ये है कि आप हर एक पार्ट की अलग डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन जब बात रिसर्च अप्रोच की करते हैं तो वो हमेशा ओवरऑल रिसर्च की ही होती है, वो हर एक टुकड़े की अप्रोच नहीं हो सकती। ठीक है। सो दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। लेकिन जहां तक बात पूरी की पूरी रिसर्च की डिजाइन बनाने की है, तो उस लेवल तक हम रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप ये भी तो कह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन जो है कंप्लीट रिसर्च की होती है और हर एक टुकड़े की भी हो सकती है। तो हर एक टुकड़े की होती है रिसर्च डिजाइन, लेकिन रिसर्च अप्रोच पूरे की होती है। यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन जहां पर रिसर्च डिजाइन पूरी की पूरी रिसर्च की भी हो सकती है और रिसर्च अप्रोच भी हम पूरी रिसर्च का अपना रहे हैं, तो फिर यहां पर इस लेवल पर दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। रिसर्च डिजाइन जो है ये मेथड्स एंड टेक्निक्स सिर्फ उन्हीं की होती है, उसके आगे रिसर्च में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मेथड्स एंड टेक्निक्स के रिगार्डिंग अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च डिजाइन। लेकिन डेटा कलेक्शन किस तरह से करना है, उसका एनालाइज आपको किस तरह से करना है ओवरऑल रिसर्च के अंदर, उसका इवोल्यूशन कैसे करना है, तो दैट इज योर रिसर्च अप्रोच। ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैंने ओवरऑल रिसर्च के अंदर मेथड्स कौन कौन से लगेंगे, कैसे कैसे लगेंगे, अगर इसकी मैंने प्लानिंग कर दी है, तो ये रिसर्च डिजाइन की मैंने बात की है। और यहीं पर अगर मैंने ओवरऑल रिसर्च के अंदर उसको किस तरह से फॉलो करना है, डेटा कैसे फॉलो करना है, डेटा को इवैल्यूएट कैसे करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, दैट विल बी माय रिसर्च अप्रोच। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू डिफरेंस बिटवीन रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। ठीक है। क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ गए एग्जाम के अंदर, डिफरेंस एक साथ नहीं पूछा, लेकिन एग्जाम में रिसर्च डिजाइन का क्वेश्चन भी आ गया और रिसर्च अप्रोच का भी क्वेश्चन आ गया, तो आप दोनों के अंदर सेम आंसर ना लिख दो। उसके लिए आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये डिफरेंस आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। आपको रिसर्च डिजाइन अलग पढ़ने को मिल सकती है, रिसर्च अप्रोच अलग पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कहीं पर भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। कम से कम मैंने ट्राई किया, कहीं मेरे को नहीं मिला एक साथ। तो आपको मैं यहां जो बता रहा हूं, इस पे आप ध्यान दीजिए कि रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या फर्क होता है। थोड़ा सा इसी को और समझते हैं कि मैंने यहां पे मीनिंग में लिखा प्लान ऑफ प्रोसीजर, कि जो कुछ भी हम ये कर रहे हैं रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च के अंदर एप्रोप्रिएट टेक्निक क्या होगी, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसीजर जो अपनाएंगे वो डिजाइन में है। और उसकी जो प्लानिंग होगी, प्रोसीजर की भी प्लानिंग, ठीक है ना, प्रोसीजर की भी प्लानिंग जो होगी, दैट विल बी रिसर्च अप्रोच। ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर आपने जो भी मेथड अपनाना है,
आपने नोट कर लिया कि मेरे को तो अप्लाइड मेथड अपनाना है जी, अप्लाइड और फंडामेंटल, ये दो मेथड मेरे को अपनाने हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी डिजाइन का पार्ट हो गया कि आपको कौन कौन से मेथड अपनाने हैं। लेकिन इन मेथड को अपनाते हुए आप रिसर्च को किस फॉर्म में लेके जाओगे? क्या आप अपने नॉलेज को, जो कि आपका एक जनरल नॉलेज है, उससे आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं? क्या ये बात है? या फिर ये बात है कि आपको पर्टिकुलर एक चीज पता है लेकिन आप उसको एक जनरलाइज फॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाए और आप उसके बेस पर एक थ्योरी डेवलप कर पाओ अपनी? क्या आप ये चाहते हैं? तो दोनों में से क्या बात चाहते हैं आप? क्या दोनों का मिक्सचर चाहते हैं? तो ये जो वे हुआ उसको रिसर्च को करने का, दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिसर्च अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंचने का तरीका, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको ये काम करवाना है तो किसी से अप्रोच लगा लो, बाई जैक और चेक व्हाटसोएवर। तो मतलब अप्रोच करना, अप्रोच करना मतलब पहुंचना। अप्रोच का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पहुंचना। तो वहां पर पहुंचना, रिसर्च अप्रोच मतलब रिसर्च को किस फॉर्म में आप लेकर जाओगे, कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या हो, कि आप अपने नॉलेज को स्पेसिफिक करना चाहते हो या फिर एक स्पेसिफिक चीज आपको पता है लेकिन उसको जनरलाइज करके आप एक जनरल न्यू थ्योरी डेवलप करना चाहते हो। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिसर्च अप्रोच। अब उसके लिए आप जो भी डिजाइन बनाना चाहते हो कि आपको ये मेथड अपनाने हैं या ये नहीं अपनाने हैं या रिलेवेंट डेटा ये रखना है, वो बात की बातें हैं, वो डिजाइन के अंदर आएगा, ठीक है ना। लेकिन रिसर्च अप्रोच हम पहले तैयार करते हैं कि हमारी रिसर्च जो है हम किस फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम तय करते हैं कि रिसर्च डिजाइन क्या होगी, ठीक है। इसको मैं एक दूसरा बहुत ही जनरल सा एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यूं मान लीजिए कि आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो बाई एयर पहुंचना है या बाई रोड पहुंचना है या आपको वाटरवे अपनाते हुए पहुंचना है, ये आपकी अप्रोच होगी कि आपको पहुंचना कैसे है। आपने तय कर लिया कि बाय रोड पहुंचना है, तो बाय रोड तो भाई व्हीकल भी होता है, पैदल भी जा सकते हो आप। व्हीकल में भी डिपेंड करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। और आपके पास अगर आपका खुद का कोई पेट है जिसमें हो सकता है आपका कोई घोड़ा होगा या बैलगाड़ी होगी, तो वैसे भी आ सकते हैं आप। तो बाय रोड में कई जगह। तो अब अप्रोच क्या हुई? अपने तय कर लिया कि बाई रोड जाना है, दिस इज आवर अप्रोच, दिस इज अप्रोच कि हमें किस फॉर्म में जाना है। नेक्स्ट वी कम टू आवर रिसर्च डिजाइन कि भाई बाई रोड जाना है, तय कर लिया। अब गाड़ी होगी या बैलगाड़ी होगी या क्या होगा या पैदल जाना है, ये जब हम तय करेंगे तो हमारी डिजाइन होगी। यानी कि अब फर्दर हम जो है उसमें प्रिपरेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रिपरेशन हम कैसे कैसे करेंगे, भाई गाड़ी करनी है या क्या करना है। दिस इज रिसर्च डिजाइन। अब हम उसकी एक्चुअल आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। रिसर्च अप्रोच में एक्चुअल आउटलाइन तैयार नहीं करते हैं, दैट इज रिसर्च डिजाइन, ठीक है ना। सिर्फ उसकी एक प्लानिंग रखते हैं कि हमें इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। एक जनरल स्टेटमेंट होता है ये रिसर्च अप्रोच, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन में अंतर क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुने, समझें। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार बैक करके इसको वापस सुन लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, रिसर्च अप्रोच। अब इसके काइंड्स की बात आ जाती है कि रिसर्च अप्रोच जो है ये कितने तरह का होता है। तो रिसर्च अप्रोच कई तरह के होते हैं, लेकिन उसको हम दो बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। पहला बेस क्या है? डेटा कलेक्शन के आधार पर, और दूसरा है डेटा एनालाइज करने के आधार पर, ठीक है। जब डेटा कलेक्शन की बात आती है तो कलेक्शन ऑफ डेटा आपके या तो क्वांटिटी फॉर्म में होगा या फिर क्वालिटी फॉर्म में होगा, ठीक बात है। या तो आपको क्वांटिटी ही मिलेगी कि आप उसको काउंट कर सकते हैं, या फिर आपको क्वालिटी मिलेगी कि आप उसको महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, दैट इज क्वालिटेटिव। तो डेटा कलेक्शन के बेस पर हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। अब इसके भी फर्दर कई टुकड़े होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है तो वो इन्फरेंशियल क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, और सिमुलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच भी हो सकती है। अब इन्फरेंशियल क्या चीज है? इन्फरेंशियल मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुमानिक। इसको मैंने हिंदी में जानबूझ के लिखा ताकि आप समझ जाओ।
इन्फरेंशियल मतलब अनुमान लगाना। अब अनुमान कैसे लगाते हो? हमारे पास में एक बड़ा जो है रॉ मटेरियल है, कोई डेटा है जो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जैसे कि पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, किसी गांव के अंदर या किसी शहर में कस्बे में आप जाते हैं, तो आपको रिसर्च जो करनी है वो एक बड़े समुदाय पे करनी है आपको। तो क्या अब आप हर एक व्यक्ति से जाकर रिसर्च करोगे, या फिर आप ये चाहो कि सबकी जरूरत नहीं है, उसमें से एक सैंपल ले लेते हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, जो परिणाम आएंगे वही परिणाम बाकी पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो वो हमने क्या किया, अनुमान लगाया कि हमने जो सैंपल लिया है, जैसे कि किसी के खून की जांच करनी होती है बॉडी की, तो पूरा खून नहीं निकाला जाता बॉडी का, ठीक है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है। तो उस थोड़े से पार्ट में जो कुछ भी परिणाम निकलेंगे पूरे बॉडी के खून के अंदर वही सब होगा, ठीक बात है? तो उसी को हम इन्फरेंशियल क्वांटिटेटिव फॉर्म की रिसर्च अप्रोच कहते हैं, ठीक बात है? ये ब्लड टेस्टिंग वाला एग्जांपल इसके लिए बहुत सूटेबल एग्जांपल है, क्योंकि ब्लड को जो है हम काउंट कर सकते हैं कि कितना लीटर है, ठीक है, क्वांटिटी उसकी है कि कितना लीटर है या मिलीलीटर है, व्हाटसोएवर। तो इसमें हम सैंपल लेते हैं बस, पूरी रिसर्च पूरे उस पे हम समुदाय पे रिसर्च नहीं करते। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। नाम से साफ है भाई, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप मैनिपुलेट करोगे डेटा को, उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करके आप पता करते हैं कि उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। और तीसरा है सिमुलेशन, हिंदी में बोलते हैं नकली चीज। इससे समझ जाओगे आप, नकली चीज मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल में हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, रियल एनवायरनमेंट देते हैं और रियल में मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं कि इसके अंदर ये कैसे बिहेव करता है। अगर आर्टिफिशियल में ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब रियल में भी ऐसे ही बिहेव करता होगा। जैसे कि इस वीडियो में आपको जैसे पढ़ा रहा हूं, ये एक आर्टिफिशियल माहौल तैयार किया गया है कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे, तो जब रेगुलर क्लास होगी तो अंदाजा है कि मैं वहां पर भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो दिस इज सिमुलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। और एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग जगह पर, कि मैं अगर इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यहां पर नहीं, मैं तो जो है किसी ओपन ग्राउंड में पढ़ाऊं तो वहां पर कैसे पढ़ाऊंगा, मैनिपुलेशन कर दिया, ठीक है। या फिर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, मुझे जो है मेरी जो स्थिति है वो चेंज कर दी, तो मैनिपुलेशन इन एनीथिंग रिलेटेड टू वेरिएबल, अगर ऐसा है और उसके बाद आप उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है इस खुद के ऊपर या दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। अदरवाइज इफ वी गिव आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टू द वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड सिमुलेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। इजी है, ओके। तो दिस वाज क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज तो यह है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है, किस चीज का, एटीट्यूड का या ओपिनियन का या बिहेवियर का। अच्छा एक चीज मैं यहां बता दूं, क्लियर कर दूं, कई बार बोल चुका हूं फिर बोल देता हूं कि जब भी हम रिसर्च करते हैं या रिसर्च अप्रोच करते हैं या व्हाटसोएवर, रिसर्च के अंदर क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक ही चीज अपना ली है तो आप उसको बस वैसे ही कर सकते हो। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्फरेंशियल ही करो या सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही करो या सिर्फ सिमुलेशन ही करो, आप एक से ज्यादा भी अपना सकते हो। जैसे कि आपने अंदाजा लगाया और अंदाजा लगाने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया या साथ में आर्टिफिशियल चीज भी आपने दे दी, तो एक से ज्यादा चीजें भी वहां पर जो है अकर हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या क्या चीजें और जोड़ते जा रहे हो, ठीक है ना। तो रिसर्च अप्रोच में भी आइदर सोल इन्फरेंशियल क्वांटिटेटिव और मिक्सचर ऑफ इन्फरेंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल या सबका मिक्सचर, ठीक है। और सेम चीज क्वालिटेटिव में है कि जरूरी नहीं है कि आपने सब्जेक्टिव असेसमेंट जो किया है वो सिर्फ एटीट्यूड का किया हो सकता है कि आपने बिहेवियर का भी किया हो सकता है आपने किसी ओपिनियन का भी किया हो। जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन ली कि सर ये डॉक्यूमेंट है, आप इसके कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दो। उसके अंदर आपने मुझसे कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे कि जिसके रिगार्डिंग में मेरी जो सोशल सोच है वो रखता हूं और मैंने उस पर लिख दिया। तो अब वहां पर मेरी जो क्वालिटी है
जो मेरी सोच है उन सब क्वेश्चंस को लेकर, वो वहां पर आंसर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे क्या तय हो रहा है कि मेरा जो एटीट्यूड है उन सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर जो कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कैसा है, या मैं सोचता कैसा हूं, व्हाट इज माय ओपिनियन। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड ओपिनियन क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। ठीक है, और ऐसे बिहेवियर का है। ठीक है, क्लियर है, इजी है। और इसी के अंदर एक चीज और होती है कि जब भी टेक्निक यूज की जाती है इसके अंदर, तो इंटरव्यू, क्वेश्चनएयर, ये सब इसमें लिए जाते हैं। मैंने इसमें सिर्फ इंटरव्यू लिखा है, आप क्वेश्चनएयर भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो टेक्निक उसमें यूज की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के अंदर, वो इंटरव्यू, क्वेश्चनएयर, इस तरह की जो है टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है और आपको समझ में आ रहा होगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा कलेक्शन के बेस के ऊपर रिसर्च अप्रोच था। नेक्स्ट बेस जो हमने बनाया था वो था डेटा एनालाइजिंग, कि डेटा अगर एनालाइज किया जाएगा तो रिसर्च अप्रोच किस तरह की होगी। तो रिसर्च अप्रोच इसके अंदर 3 तरह की होती है, लेकिन अगर आप 2 तरह की भी समझोगे तो आपके लेवल के हिसाब से ये इतना काफी है। एक तो होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। एक जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं हम एबडक्टिव, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव समझ लेते हैं होती क्या चीज है। देखो, डेटा एनालाइजिंग 2 कैटेगरी बना दी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। डिडक्टिव नाम से साफ है कि कुछ डिडक्ट किया जा रहा है। अपने पास कुछ है जिसके अंदर हम कम करते 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 डिडक्ट करते 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 एक स्पेसिफिक चीज पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मीनिंग समझो, इसका जो शब्द है उसका लिटरली मीनिंग समझिए आप। डिडक्टिव मीन्स वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स बट नाउ वी आर डिडक्टिंग आउट ऑफ दैट एंड कंटिन्यू डिडक्टिंग एंड वी रीच टू पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट। दैट इज मीनिंग ऑफ डिडक्टिंग। एंड व्हाट इज इंडक्टिव, इसका ठीक उल्टा, कि हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज है और उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, इंक्लूड करते 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 एक जनरल थ्योरी बना रहे हैं। डिडक्टिव में हम जनरल थ्योरीज के अंदर से एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आकर हमारा नॉलेज क्लियर करते हैं, लेकिन इंडक्टिव में हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हैं, हमें बस उतना ही पता है और उसके अंदर हम कुछ और ऐड करते करते एक जनरल थ्योरी डेवलप करते हैं। दैट इज इंडक्टिव। और जो तीसरा है एबडक्टिव, वो दोनों का मिक्सचर होता है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आना चाहते हैं और वहां से वापस एक नई थ्योरी बनाना चाहते हैं। तो दैट इज एबडक्टिव, दैट इज मिक्सचर ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, अब इंडक्टिव डिडक्टिव के अंदर कुछ बेसिक फर्क होते हैं, उन फर्क को आप समझ लीजिए। ये डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव है, और इधर डिफरेंस के लिए बेस क्या लिया है वो यहां लिखा हुआ है। तो पहला बेस जो लिया है वो है लॉजिक का। इसमें एक वर्ड आएगा प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब ही होता है व्हाट एविडेंस यू हैव, व्हाट रीजन यू हैव, व्हाट लॉजिक यू हैव, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। इन वन वर्ड वी से प्रीमाइसेस, अदरवाइज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एविडेंस और व्हाट लॉजिक यू हैव बिहाइंड दैट, सो दैट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो अगर आपके पास में जो प्रीमाइसेस आया है, मैंने कहा आया है, यानी कि इसमें डिडक्टिव के अंदर प्रीमाइसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, अपने पास होते नहीं है। तो अगर एविडेंस आपके पास में जो आया है वो ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब जो कंक्लूजन निकलेगा आपका वो भी ट्रू ही निकलेगा। जैसा एविडेंस वैसा कंक्लूजन। ठीक है, जो भी डेटा के लिए आपके पास एविडेंस आया उसके आधार पर जो आप अपना लॉजिक लगाते हो, अगर वो सही सही है तो इसका मतलब उसका परिणाम भी सही सही निकलेगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसके लिए क्या एविडेंस है। तो उसके आधार पर हम स्पेसिफिक चीज पर जो परिणाम हमारा निकलेगा वो एकदम सही निकलेगा। दैट इज डिडक्टिव। तो एक चीज तो इसमें क्लियर हो गई कि प्रीमाइसेस यानी कि हमारा जो एविडेंस है वो हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। इसमें इसका उल्टा होता है इंडक्टिव में। इंडक्टिव में क्या है कि प्रीमाइसेस आर ऑलरेडी नॉन, प्रीमाइसेस हमारे पास ऑलरेडी हैं या हम जानते हैं लॉजिक की वो क्या है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ रहा है। लॉजिक को समझने के लिए हमें एविडेंस चाहिए, इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास समझ है उतनी कि हम जानते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है। तो दैट नॉन प्रीमाइसेस आर यूज्ड टू जनरेट हाइपोथेसिस अनटेस्टेड कंक्लूजन, टू जनरेट
हाइपोथेसिस एंड अनटेस्टेड कंक्लूजन। कंक्लूजन अभी टेस्ट नहीं किया हुआ है, अनटेस्टेड है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उसकी वो कितना सही है कितना गलत है, हमारे पास में ऑलरेडी एविडेंस है। ठीक है, तो लॉजिक यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, यहां पर हमें कलेक्ट करना पड़ रहा है, हाइपोथेसिस जनरेट करनी पड़ रही है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज लॉजिक। नेक्स्ट बेस इज जनरलाइजेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया, डिडक्टिव के अंदर हमारे पास में जनरल चीजें होती हैं, हम उसमें डिडक्ट करते करते एक स्पेसिफिक चीज पर पहुंचते हैं। तो व्हाट इज जनरलाइजेबिलिटी ऑफ डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच? वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, ये तो सीधा सही है। तीसरा क्या है? डेटा यूज। डेटा यूज के बेस पर डिडक्टिव क्या है कि डेटा यूज जो है दैट इज यूज टू इवेल्युएट हाइपोथेसिस। डेटा यूज इन डिडक्टिव अप्रोच इज यूज टू इवेल्युएट हाइपोथेसिस, और ऐसे हाइपोथेसिस विच इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग थ्योरी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी इसमें एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है, इसलिए हम उस पर स्पेसिफिक पहुंच रहे हैं कि थ्योरी तो बनी हुई है लेकिन ऐसा है क्यों। तो वो कारण जानने के लिए हमें एविडेंस चाहिए, और उसी के लिए हम डेटा को इवेल्युएट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। ठीक है ना। और इधर क्या है? इधर है इसका उल्टा, टू एक्सप्लोर फिनोमिनन बाय आइडेंटिफाइंग थीम्स एंड क्रिएट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इधर हमने हाइपोथेसिस को इवेल्युएट किया ताकि एग्जिस्टिंग थ्योरी से रिलेटेड जो हमारा हाइपोथेसिस बना हुआ है उसको हम इवेल्युएट कर पाए। लेकिन इधर थ्योरी हमको डेवलप करनी होती है, इसलिए यहां पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए हमें डेटा यूज करना होता है। यानी कि डेटा यूज इधर तो हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है, खड़ा करना है, एक नई थ्योरी बनानी है, इसलिए हमें डेटा यूज को उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना है। लेकिन इधर तो थ्योरी पहले से बनी हुई है, हमें तो सिर्फ उसको चेक करना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट है वो है थ्योरी के रिगार्डिंग। तो वो उसमें वैसे एक तरह से कवर हो जाता है कि इधर जो है थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए थ्योरी जो है वो या तो फाल्सिफाई हो जाएगी या वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन इधर तो थ्योरी बनानी पड़ती है। ठीक है ना। वी क्रिएट थ्योरी इन इंडक्टिव अप्रोच। तो आई थिंक यू गॉट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोचेस, which is very very easy, but just only for your easy understanding I am repeating all the differences in very short. First logic कि premises जो हैं already हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हमें उनको कलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है। और कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंक्लूजन पर पहुंचना है, कंक्लूजन पर हमें पहुंचना है कि क्या ये ऐसा ही होता है। इधर प्रीमाइसेस ऑलरेडी मौजूद हैं और कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं है, कंक्लूजन उसको टेस्ट करना है कि जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं वो किस हद तक सही है या गलत है। कंक्लूजन, थ्योरी नहीं। और इधर जनरलाइजेबिलिटी है। जनरलाइजेबिलिटी मतलब वही जनरल से स्पेसिफिक डिडक्टिव में, और इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल। डेटा यूज तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग थ्योरी है ऑलरेडी, इसमें एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है, तो इधर डेटा यूज करेंगे हम उस थ्योरी के अंदर हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन इधर हाइपोथेसिस तो बनाएंगे ताकि थ्योरी बने। ठीक है ना। इसलिए डेटा यूज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के काम में आता है। इधर डेटा यूज बनाया जाएगा, खड़ी की जाएगी इमारत, और इधर इमारत पहले से खड़ी है, हमें बस उसको जो है चेक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग, डेटा यूज के अकॉर्डिंग थ्योरी जो है, एग्जिस्टिंग थ्योरी, वो या तो फाल्सिफाई हो जाएगी या वेरीफाई हो जाएगी, जो भी होना है। लेकिन इधर जो है थ्योरी हम बना रहे हैं, इसलिए थ्योरी हमारी इधर बनेगी इंडक्टिव के अंदर। ओके, सो दिस वाज आवर लेक्चर रिगार्डिंग रिसर्च अप्रोच, एंड
only one topic remains in your first module, which is significance of research, which is, I think, if you have understood all the lecture videos regarding research methodology of your subject, then you can do it in very easy manner, which will be taken up by us in next video. Okay. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.